Hi everyone. In the last video lecture, we have studied about the Sufism, what were its main orders or what were the main silsilas of the Sufi movement, who were the main Sufi saints, what were their contribution in the history, and what were their teachings, etc. So this video forms the basis of the last video. In this video, we are going to study the growth of Sufi movement in Islamic world. सबसे पहले हमें पता है सूफी मूवमेंट जो है इसकी शुरुआत कहाँ से होती है, इस्लामिक वर्ल्ड से होती है। इसके बाद हम देखेंगे सूफीज़्म एंटर करेगा इंडिया में, तो इसकी इस्लामिक वर्ल्ड में कैसे ग्रोथ हुई थी उस चीज़ के बारे में पढ़ेंगे हम इस वीडियो लेक्चर में। सो लेट्स स्टार्ट विद द ग्रोथ ऑफ सूफी मूवमेंट इन इस्लामिक वर्ल्ड। सबसे पहले हम इसको 3 स्टेजेस में डिवाइड करके पढ़ेंगे। द फर्स्ट स्टेज वाज द फॉर्मेटिव स्टेज, द सेकंड स्टेज वाज द ऑर्गेनाइजेशनल स्टेज एंड द थर्ड स्टेज वाज द फॉर्मेशन ऑफ सूफी ऑर्डर्स और सिलसिलास। अब फर्स्ट स्टेज फॉर्मेटिव स्टेज है, मतलब इसमें हम देखेंगे सूफीज़्म जो है वो ये फॉर्म कैसे हो रहा है और ये टाइम पीरियड रहेगा 10th सेंचुरी तक। दूसरी वाली जो स्टेज है उसमें हम पढ़ेंगे कि एक सूफी मूवमेंट जो है उसकी ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म कैसे मिलेगी, उसकी ऑर्गेनाइजेशन कैसे होगी, ये पढ़ेंगे और इसका टाइम पीरियड रहेगा 10th से 12th सेंचुरी तक। उसके बाद थर्ड वन द फॉर्मेशन ऑफ सूफी ऑर्डर्स और सिलसिलास, जो कि हमने पिछले वीडियो में भी पढ़ा था कि किस तरह से धीरे धीरे अलग अलग हम देखेंगे सूफी ऑर्डर या सिलसिलास जो हैं उनकी फॉर्मेशन होगी एंड उनकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होगी, ये इसके बारे में पढ़ेंगे। और ये जो थर्ड वाली स्टेज है इसका टाइम पीरियड है 12th से लेके 13th सेंचुरी तक। So let's start with the first stage, that was the formative stage. It was up to 10th century. इसमें हम देखेंगे मक्का, मदीना, बासरा एंड कुफा ये अर्लीस्ट सेंटर्स रहेंगे सूफीज़्म के, मतलब सूफीज़्म सबसे पहले यही से स्टार्ट होगा। उसके बाद हम देखेंगे कि 8th सेंचुरी के जितने भी सूफीज थे उनको क्वाइटिस्ट बोला गया है। क्वाइटिस्ट उनको इसीलिए बोला गया है क्योंकि वो ज़्यादा जोर दे रहे हैं एक्सपीरियंसिंग पे एज कम्पेयर टू द पॉपुलराइजिंग देयर आइडियाज़। तो मतलब एक्सपीरियंस करने पे जोर दिया जा रहा है, पॉपुलराइज उन्होंने बोला करने की इतनी ज़रूरत नहीं है, बाद में देखा जाएगा जो भी होगा। तो सबसे पहले आप एक्सपीरियंस तो करो, आप इस चीज़ को फील तो करो। उसके बाद दे बिलीव्ड मोर इन गाइडिंग देन इन टीचिंग, तो गाइडिंग में ज़्यादा बिलीव करते थे और टीचिंग में कम बिलीव करते थे। ये बोलते थे पहले आप गाइड कर लो, टीचिंग बाद में देखा जाएगा। तो मतलब गाइड करना है आपने अपने डिसाइपल को या स्टूडेंट को, रास्ता दिखाना है कि किस तरह से वो मेडिटेशन करके किस तरह से वो गॉड जो है उसके साथ यूनियन कर सकता है। सूफीज़्म अगर बासरा की बात की जाए तो बासरा में सूफीज़्म अपनी हाइट पे पहुंचेगा या अपनी पीक पे पहुंचेगा एक विमेन मिस्टिक के टाइम पे जिनका नाम था राबिया। अब और इसमें कौन कौन से मेन प्रोमिनेंट पर्सनालिटीज थी, तो सबसे पहले थे बयाजिद बिस्तामी, 874 सेंचुरी सीई या एडी बोल सकते हैं इनका टाइम पीरियड था। अब इसमें देखेंगे मोस्ट फेमस अर्ली सूफी सेंट्स में बयाजिद बिस्तामी का नाम आता है। ये खुरासान जो कि सेंट्रल एशिया में है वहाँ के रहने वाले थे। ये एक नया मोड प्रोवाइड करेंगे सूफीज़्म को। इसमें एक्सटेसी और मिस्टिक डॉक्ट्रीन के प्रिंसिपल्स को इंट्रोड्यूस करके, जिसको बोला जाता है ऑल इज इन गॉड, मतलब जो भी है वो अल्लाह में ही है। एंड ही वॉज द फर्स्ट सूफी टू एम्प्लॉय द कॉन्सेप्ट ऑफ फना। फना मतलब एनिहिलेशन ऑफ सेल्फ, आपने सेल्फ कंट्रोल कैसे करना है या सेल्फ जो आपके अंदर अहंकार है या जो भी आपको बोलते हैं कि जो कुछ भी हूँ मैं हूँ, तो उस फीलिंग को आपने कैसे डिस्ट्रॉय करना है उसके बारे में इन्होंने बताया। एंड इसी का इन्फ्लुएंस हमें बाद वाले सूफीज पे भी देखने को मिलेगा। देन कम्स टू द अल जुनैद, बगदाद जो कि कैपिटल थी अब्बासिड कैलिफेट की। यहाँ पे हम देखेंगे अल जुनैद यहाँ के रहने वाले थे एंड ये मोस्ट वेल नोन अर्ली सूफीज थे। अल जुनैद जो है इनको इस्लामिक ऑर्थोडॉक्सी का अप्रूवल मिलेगा। ऑर्थोडॉक्सी में क्या होता है, क्लासिकल या ट्रेडिशनल ख्यालात वाले लोग जो है ना वो आ जाते हैं, तो इनको उनका अप्रूवल मिलेगा एंड ये सूफीज़्म की एक कंट्रोल्ड एंड डिसिप्लिन साइड को रिप्रेजेंट करेंगे। देन मंसूर अल हलाज, ये एक और प्रोमिनेंट अर्ली सूफी थे, ये भी बगदाद के रहने वाले थे। ये अल जुनैद के प्यूपिल मीन्स होता है स्टूडेंट, अल जुनैद के स्टूडेंट थे। लेकिन बाद में ये क्या करेंगे, बयाजिद बिस्तामी का जो मेथड है वो डेवलप करेंगे। तो बयाजिद बिस्तामी मतलब टीचिंग वाला जो मेथड है वो एम्प्लॉय करेंगे, क्योंकि इसके पहले हमने देखा कि क्या किस पे जोर दिया जा रहा था, गाइडिंग पे ज़्यादा स्ट्रेस दिया जा रहा था एज कम्पेयर टू द टीचिंग। लेकिन टीचिंग वाला कॉन्सेप्ट जो है ये कौन इंट्रोड्यूस करेगा, मंसूर अल हलास इंट्रोड्यूस करेंगे। इनका मिस्टिक फार्मूला था आई एम गॉड, कि मतलब मैं ही अल्लाह या प्रभु हूँ। एंड ये एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा सूफी आइडियाज़ की एवोल्यूशन में ईरान में और उसके बाद इंडिया में। लेकिन फिर बाद में हम देखेंगे कुछ उलेमास जो हैं इनको अपोज करेंगे। उलेमा कौन होते हैं, ये मुस्लिम
रिलीजियस हेड बोल सकते हैं इनको। तो ये इनको ब्लास्फेमर कंसीडर करेंगे। ब्लास्फेमर का मतलब होता है एक ऐसा इंसान जो क्या करता है, ईश्वर की या अल्लाह की निंदा करता है, या उनको क्रिटिसाइज करता है, या उनको गलत तरीके से प्रेजेंट करता है लोगों के सामने। तो ऐसा इनको कंसीडर किया जाएगा, और फिर इनको बोला जाएगा कि ये कैसे बोल सकते हैं कि इनकी मिस्टिकल यूनियन होगी या गॉड के साथ। और उन्हें बोला कि हमें तो ईश्वर ने बनाया, हमें तो गॉड ने बनाया, तो फिर हम खुद को कैसे बोल सकते हैं कि मैं ही गॉड हूँ। तो इसीलिए इनकी बहुत ज़्यादा कंडेम्ड, मतलब इनकी निंदा की जाएगी। एंड फिर इनको इम्प्रिजनमेंट, मतलब जेल की सज़ा दी जाएगी, एंड फाइनली इनको हैंग कर दिया जाएगा। उसके बाद लेकिन इनके जो आइडियाज़ थे ना, ये हमें एक बेस प्रोवाइड करते हैं इंसान ए कामिल की डेवलपमेंट, डॉक्ट्रीन की डेवलपमेंट में। तो इंसान ए कामिल मतलब एक परफेक्ट मैन जो है, उसकी जो डॉक्ट्रीन थी, वो जो प्रिंसिपल था, उसकी डेवलपमेंट में ये हेल्प करेंगे। अर्ली सूफी ग्रुप्स लूज थे एंड मोबाइल एसोसिएशंस मतलब जगह जगह घूमते थे। लूज मतलब अभी ऑर्गेनाइज नहीं है, अभी अनऑर्गेनाइज थे। तो हमने पढ़ा ना सेकंड स्टेज में ऑर्गेनाइज होंगे जाके, तो ये हम आगे वाले स्लाइड में पढ़ेंगे। क्वाइट अनलाइक द लेटर सूफी ऑर्डर्स के जैसे नहीं थे, क्योंकि लेटर सूफी ऑर्डर्स जो बाद में आएंगे हम देखेंगे वो वेल ऑर्गेनाइज थे। एंड मोबाइल एसोसिएशंस नहीं थी वो, क्योंकि उन्होंने एक ही जगह पे रहना शुरू कर लिया था, अपने हॉस्पिसेस वगैरह बना लिए थे। अब यहाँ इस जो अर्ली सूफी ग्रुप्स हैं, यहाँ के जो भी मेंबर्स होते थे, ये क्या करते थे, अपने मास्टर या टीचर की सर्च में ये क्या करते थे, वाइडली ट्रैवल करते थे। मतलब एक जगह से दूसरी जगह घूमते थे जब तक कि इनको एक प्रॉपर टीचर मिल नहीं जाता। अरब रीजन में वैंडरिंग सूफीज जो है, इन्होंने अपनी मतलब रहने के लिए फ्रंटियर पोस्ट बना रखी थी या हॉस्टल्स बना रखे थे, जिनको रिबत बोला जाता था। जबकि ईरानियन रीजन में इन्होंने हॉस्पिसिस या खानका बनाई थी। तो सिंपली आप याद कर सकते हैं कि अरब रीजन्स में रिबत्स बनाई गई थी, एंड जो ईरानियन रीजन है वहाँ पे खानकाज बनाई गई थी। अब विमेन मिस्टिक सेंट्स थी या वुमेन सूफी सेंट्स थी, उनके लिए सेपरेट कॉन्वेंट्स या सेपरेट हॉस्टल्स जो हैं वो बनाए गए थे। Then comes to the second stage, the growth of organized Sufi movement that was from 10th to 12th century। इसको हम दो पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ेंगे। एक था मदरसा सिस्टम, एक था खानका सिस्टम। मदरसा सिस्टम क्या था, एक ऑफिशियल इंस्टीट्यूशन था ऑर्थोडॉक्स इस्लामिक लर्निंग का। ऑर्थोडॉक्स मतलब वही पुराने वाली इस्लामिक लर्निंग इसमें पढ़ाई जाएगी। एंड दूसरा वाला खानका सिस्टम था, ये एक ऑर्गेनाइज सिस्टम था। यहाँ पे ये परमानेंट सेंटर हुआ करता था सूफी एक्टिविटीज़ का। ये वेल इस्टेब्लिश्ड सेंटर्स थे ऑर्गेनाइज्ड सूफी टीचिंग का एंड प्रैक्टिस का। मतलब सूफीज यहाँ पे टीचिंग भी करा रहे हैं, और उनके जो स्टूडेंट्स हैं उनसे प्रैक्टिस भी करा रहे हैं, मेडिटेशन वगैरह कैसे करनी है, गॉड के साथ यूनियन कैसे करनी है, तो वो सब चीज़ें इनको सिखाई जाती थी। अब सूफीज़्म जो है, इसको ये एक ऑर्गेनाइज मूवमेंट बनना शुरू हो जाएगा टर्किश रूल के अंडर, गजनवीज के अंडर। तो महमूद अफ गजनी का नाम आपने सुना ही होगा। एंड फिर उसके बाद हम देखेंगे सेल्जुक्स के अंडर, सेंट्रल एशिया के बहुत सारे पार्ट्स में, और फिर उसके बाद हम देखेंगे ईरान में। अब इस पीरियड में हमें दो पैरेलल इंस्टीट्यूशंस देखने को मिलेंगे इस्लामिक वर्ल्ड के। मतलब दो इंस्टीट्यूशंस हैं इस्लामिक वर्ल्ड के, एक है सूफीज़्म, दूसरा है उलेमा। अब उलेमा जो थे ना, ये थोड़े ऑर्थोडॉक्स ख्यालात के थे। ये सूफीज़्म को लेके सस्पिशियस थे, क्योंकि ये सूफीज़्म की जो भी नॉन कन्फर्मिस्ट प्रैक्टिसेस हैं, जैसे साम मतलब म्यूज़िक वगैरह जो आप इंट्रोड्यूस कर रहे हो मिस्टिसिज्म में, तो उस चीज़ को ये लोग क्रिटिसाइज़ करेंगे। लेकिन हम देखेंगे बहुत सारे सूफीज़ ऐसे होंगे जो ऑर्थोडॉक्स होंगे, कुछ उसमें से, कुछ अनऑर्थोडॉक्स होंगे। अब जो कुछ उसमें से ऐसे भी थे जो ऑर्थोडॉक्स इस्लामिक लर्निंग को फॉलो करते थे, लेकिन फिर भी वो क्या करेंगे, उलेमा और सूफीज में कॉम्प्रोमाइज कराने की कोशिश करेंगे। देन मोस्ट प्रोमिनेंट सूफी स्कॉलर्स इसमें से कौन कौन से थे सेकंड स्टेज के, ऑर्गेनाइज स्टेज के। तो इसमें सबसे पहले आएंगे अबू हामिद अल गजाली। इनका टाइम पीरियड है 1058 टू 1111 एडी तक। ये आलिम थे। आलिम मतलब थियोलॉजियन होता है, जो मतलब रिलीजियस फिलोसफी वगैरह बताता है ये। लेकिन बाद में ये क्या करेंगे, एक सूफी बन जाएंगे। अब ये किस चीज़ पे स्ट्रेस देंगे, ये इस चीज़ पे स्ट्रेस देंगे कि एक्सटर्नल और फॉर्मल एस्पेक्ट क्या क्या हैं इस्लामिक लॉ के सूफी प्रैक्टिस में, उस चीज़ पे ये स्ट्रेस देंगे। हालांकि इसमें हम देखेंगे कि ऑर्थोडॉक्स एंड सूफी टेंडेंसीज थी जो इस्लाम में, ये सेपरेट एंड डाइवर्जेंट पाथ्स फॉलो करते रहेंगी। तो मतलब सब अलग अलग रास्ते फॉलो कर रहे हैं गॉड के साथ यूनियन करके, या गॉड के बारे में जो भी नॉलेज है उसको गेन करने के लिए। इस स्टेज में हम देखेंगे हमें सूफी लिटरेरी टेक्स्ट जो हैं उनकी अपीयरेंस देखने को मिलेगी। तो मतलब बहुत सारी किताबें लिखी जाएंगी जिनमें कोडिफाई किया जाएगा सूफी आइडियाज़ और डॉक्ट्रिन्स को। डॉक्ट्रिन्स मतलब होते हैं जो भी उनके प्रिंसिपल्स थे, उन सबको कोडिफाई किया जाएगा, उनको लिखा जाएगा। अल गजाली जो हैं, ये मोस्ट फेमस या मोस्ट आउटस्टैंडिंग सूफी ऑथर बोल सकते हैं इनको।
एंड वन ऑफ द मोस्ट ऑथेंटिक एंड सेलिब्रेटेड मैनुअल जो है सूफीज़्म की, जो मतलब सबसे एक मोस्ट ऑथेंटिक किताब बोल सकते हैं, ये है काशफुल महजूब, काशिफ उल महजूब भी बोलते हैं इसको। तो ये किसने लिखी थी? ये अल हुज़विरी ने लिखी थी। उसके बाद एक और सेलिएंट फीचर जो है सूफीज़्म का इस ऑर्गेनाइजेशनल स्टेज में, वो ये था कि इसमें हमें सूफी पोइट्री देखने को मिलेगी पर्शियन लैंग्वेज में। अब अरेबिक लिटरेचर जो था मिस्टिसिज्म पे, ये प्रोज फॉर्म में लिखा गया था। प्रोज मतलब स्टोरी की फॉर्म में लिखा जा रहा है, जबकि पर्शियन लिटरेचर जो है वो पोइट्री यानी कि पोएम्स की फॉर्म में लिखा गया था। सूफी पोइट्री पर्शियन वाली जो है, इसमें हम देखेंगे नैरेटिव पोएम्स लिखी जाएंगी जिसको मसनवी बोला जाएगा, एंड ये अपनी पीक पे पहुंचेंगी 12th-13th सेंचुरी में। मतलब इनका बहुत हमें पॉपुलैरिटी देखने को मिलेगी। उसके बाद दो इसके ग्रेट एक्सपोनेंट्स जो हैं इस पोइट्री के, मसनवी पोइट्री के थे, वो थे फरीदुद्दीन अत्तर एंड जलालुद्दीन रूमी। तो रूमी के कोट्स अभी भी आपने बहुत सारे पढ़े होंगे गूगल पे भी, तो ये वही रूमी है। तो इन्होंने बहुत सारी पोइट्रीज लिखी। Then comes to the third stage. In third stage we will study about the formation of Sufi orders या सिलसिलास, एंड इसका टाइम पीरियड 12th से 13th सेंचुरी तक था। अब इस ये हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि किस तरह से सूफी ऑर्डर्स जो हैं बनेंगे। तो उसमें हमने पढ़ा था मेन जो प्रोमिनेंट 12 ऑर्डर्स थे, तो उसमें से हमने कुछ 4-5 पढ़े थे जो जिनका मेन इंपॉर्टेंस है हिस्ट्री में। अब a few decades before Sufism began to exercise influence on Indian society and religious life, organized Sufi movement reached its peak in the Islamic world in the form of various तरीका, जिसको हम पाथ बोलते हैं, या सूफी ऑर्डर्स। तो मतलब इंडिया में शुरू एक ऑर्गेनाइजेशनल फॉर्म में इंडिया में शुरू होने से पहले सूफीज़म जो है उसमें हमें अलग अलग तरीका जो है वो दिखाई देंगे इस्लामिक वर्ल्ड में, जहाँ अलग अलग पाथ जो बताए गए हैं गॉड तक पहुँचने के, वो उनके बारे में हमें पता चलेगा। अब ये ऑर्डर्स जो है क्रिस्टलाइज होने शुरू हो जाएंगे, मतलब ये पक्की बुनियाद इनकी बननी शुरू हो जाएगी। एंड हर एक सूफी सेंटर जो है ये क्या करेगा, ये परपेचुएट करेगा, मतलब प्रिजर्व करेगा एक पर्टिकुलर मास्टर या टीचर का नाम एंड उसकी स्पिरिचुअल एंसेस्ट्री, एंड फोकस करेगा अपने खुद के तरीका या पाथ पे, जिसमें हम देखेंगे कुछ पेकुलर प्रैक्टिसेस एंड रिचुअल्स होती थी। तो मतलब अलग अलग सूफी सेंट्स ने अलग अलग रास्ता फॉलो किया है गॉड तक पहुंचने का, उनसे यूनियन करने का। अब जो सूफी ऑर्डर या सिलसिला है ये डेवलप किया जाएगा लिनिएज सिस्टम पे, या कॉन्टिन्यूस एक चेन टाइप बन जाएगी। सूफी ट्रेडिशन में जैसे एक मास्टर है, फिर आगे उसका डिसाइपल है, फिर डिसाइपल का आगे डिसाइपल होगा। तो इस तरह से हमें एक चेन देखने को मिलेगी जिसमें सक्सेसिव स्पिरिचुअल हीयर्स देखने को मिलेंगे जिनको खलीफा बोला जाता है। तो ये जो है ये अपनी स्पिरिचुअल इनहेरिटेंस जो है वो गेन करते थे उस ऑर्डर के फाउंडर से। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम देख सकते हैं चिश्ती सिलसिला का जो फाउंडर है, तो उसको हम बोलेंगे कि वहाँ वहाँ से ही जो है उसका खलीफा जो है वो वहीं से उसी से मतलब अपनी नॉलेज जो है वो लेगा और वही वाला पाथ फॉलो करेगा जो कि उसके टीचर ने किया था। The relationship between the spiritual head of Silsila and his disciples acquired an historic character because the disciples were now linked to the Silsila through various initiatory rituals and vow of allegiance. अब हम इसमें देखेंगे कि जो स्पिरिचुअल हेड होता था सिलसिला का एंड उसका जो डिसाइपल मतलब स्टूडेंट जो होता था, इनका एक मिस्टिकल कैरेक्टर देखने को मिलेगा, क्योंकि अब डिसाइपल जो है वो किसके साथ, वो सिलसिला के साथ लिंक्ड हो गया है एंड किसके थ्रू हुआ है, अपने टीचर के थ्रू हुआ है, कुछ प्रॉपर रिचुअल्स के थ्रू एंड वाउ ऑफ एलिगेंस, मतलब अब उसने एक कसम टाइप खा लिया कि अच्छा अब हम इसको फॉलो करेंगे। तो इस तरह से वो कमिटमेंट के थ्रू उस चीज़ को फॉलो करेगा। अब इसमें से हर एक जो है वो अपना खुद के इंस्टीट्यूशनल रूल्स बनाएगा एंड ताकि वो रेगुलेट कर पाए डे टू डे लाइफ अपने डिसाइपल्स की खानका में। तो ये रूल्स कौन बनाता था? टीचर बनाता था, और ताकि वो लीड कर पाए अपने स्टूडेंट्स को। अब इसमें जो स्पिरिचुअल डायरेक्टर जिसको मुर्शिद बोलेंगे, अब उसको प्रोटीज माना जाएगा गॉड का, जिसको वली बोला जाता है। उसके बाद मुरीद या डिसाइपल जो था ये क्या करता था, खुद को सरेंडर कर लेता था, या ओब्लाइज मतलब आज्ञा मानना होता है किसी को, अगर कोई आपको कुछ ऑर्डर दे रहा है तो उसकी बात मानना। तो ये खुद को पूरी तरीके से मुर्शिद के आगे मतलब सरेंडर कर देता था कि जो मुर्शिद बोलेगा हम वही करेंगे, जैसे जैसे वो रास्ता दिखाता जाएगा उसी रास्ते पे हम चलते जाएंगे, सो दैट वी कैन डू यूनियन विद द गॉड। अब मुर्शिद जो है इसके अब वो क्या करेगा, वो उसको तरीका बताएगा। अब क्योंकि डिसाइपल फॉलो कर रहा है अपने टीचर को, तो टीचर का काम क्या है, उसको रास्ता दिखाना। तो ये क्या करेंगे, उसको तरीका या उसको पाथ दिखाएंगे एंड उसको एक सीक्रेट वर्ड बताते थे। ये फ्रेज होता था एक पैटर्न डिवोशन का कि आपने इसका नाम जपते रहना है, तो फिर आपको क्या मिल जाएंगे, भगवान के साथ गॉड के साथ आपकी यूनियन हो जाएगी। फिर इसमें हमें सीक्रेट वर्ड फार्मूले एंड कुछ सिंबल्स जो हैं वो सिखाए जाएंगे डिसाइपल को थ्रू हिज मुरीद और थ्रू हिज टीचर, हिज और हर टीचर। देन
जो फाउंडर्स थे वेरियस सिलसिलास के, अब ये इस्लामिक लॉ को एक्सेप्ट करेंगे एंड रिचुअल्स प्रैक्टिसेस थी जो भी इस्लाम की, उनको एक्सेप्ट कर लेंगे। सिलसिला फाउंडर्स जो हैं ये एक स्ट्रिक्ट एडहेरेंस दिखाते थे अपनी इस्लामिक लॉज के लिए, लेकिन कुछ सिलसिलाज ऐसे भी हैं जिन्होंने हिट्रोडॉक्स बिलीफ्स एंड प्रैक्टिसेस को भी फॉलो कर रखा था, तो मतलब जिसमें अमालगामेशन या बोल सकते हैं मिक्सचर देखने को मिलेगा अलग अलग बिलीफ्स का। उसके बाद सिलसिलाज जो हैं, जो ईरान, सेंट्रल एशिया, बगदाद में जो पॉपुलर हुए थे, ये एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले करेंगे सूफीज़्म की ग्रोथ में। जो दूसरे वर्ल्ड के पार्ट्स हैं उनमें भी। तो फिर हम देखेंगे अलग अलग सिलसिला इमर्ज होंगे, जैसे सुहारवार्दी सिलसिला आएगा, इसके फाउंडर शेख शिहाबुद्दीन सुहारवार्दी थे। उसके बाद कादरी सिलसिला आएगा, जिनके जो फाउंडर थे शेख अब्दुल कादिर जिलानी। एंड फिर उसके बाद चिश्ती सिलसिला आएगा, जिसके फाउंडर मोइनुद्दीन चिश्ती थे। एंड नक्शबंदी सिलसिला, इसको पहले ख्वाजागन सिलसिला बोला जाता था, लेकिन बाद में फिर इसको बहाउद्दीन नक्शबंदी के नाम पे नक्शबंदी सिलसिला के नाम से जाना जाने लगा। अब एक और पॉइंट टू रिमेंबर ये है कि अगर हम देखें इस्लामिक वर्ल्ड में या इराक में इनके फाउंडर जो थे वो अलग थे, एंड इंडिया में इनके जो फाउंडर थे वो अलग थे। जो सूफीज अपनी ट्रेनिंग रिसीव कर लेंगे इन सिलसिलाज में, वो अपनी अलग ब्रांचेस जो है बनाना शुरू कर देंगे दूसरी कंट्रीज में, ताकि वो वहाँ पे भी अपने आइडियाज़ को प्रोपोगेट कर सके, जैसे कि इंडिया में उन्होंने इस्टेब्लिश किए थे। फिर हम देखेंगे धीरे धीरे ये ब्रांचेस जो हैं इंडिपेंडेंट सूफी स्कूल्स बनती जाएंगी, और उनके खुद के करेक्टरिस्टिक्स एंड टेंडेंसीज या रूल्स रेगुलेशंस या प्रिंसिपल्स बोल सकते हैं वो बनने शुरू हो जाएंगे। अब जैसे जैसे सूफीज़्म इन 3 ब्रॉड कैटेगरी से गुजरेगा, जैसे हमने देखा पहले वाली स्टेज जो है वो फॉर्मेटिव स्टेज है, दूसरे वाली ऑर्गेनाइजेशनल है, थर्ड वाली में हमने देखा सिलसिलाज बनने शुरू हो गए हैं। तो फिर ये अलग अलग कंट्रीज में बनना शुरू हो जाएगी, इस्लामिक वर्ल्ड में जैसे ईरान में खुरासान, ट्रांस ओक्सेनिया, उसके बाद इंडिया, तो इस तरह से अलग अलग कंट्रीज में इसकी प्रोपोगेशन होगी। अब इसमें बाकी वाले जो दूसरे रिलीजन्स या दूसरी फिलोसफीज हैं उनकी टेंडेंसीज भी देखने को मिलेंगे, जैसे क्रिश्चियनिटी के जो कुछ अच्छे प्रिंसिपल्स हैं वो इसमें अमालगमाइट किए जाएंगे, नियो प्लेटोनिज्म, बुद्धिज्म या हिंदुइज्म की जो अच्छी चीज़ें हैं वो भी इसमें इनकलकेट या इनकॉर्पोरेट की जाएंगी। अब ये जो इन्फ्लुएंसेस हैं इनको असिमिलेट किया जाएगा एक इस्लामिक फ्रेमवर्क मूवमेंट जो है उसमें। So that was all for today. Thanks for watching, and if you like the video, if you found it informative, please like, share and subscribe the channel for more such videos. Thank you.